नमस्कार। शिक्षा की पाठशाला में आज भी हम कल ही की तरह हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के कुल 128 प्रश्नों को हल करेंगे, जिनकी व्याख्या भी कल ही की तरह मौखिक होगी। तो बने रहे हमारे वीडियो में आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। उर्दू किस भाषा का शब्द है? नोट करिए, उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, अवहट्ट किस काल की भाषा है? नोट करिए, आदिकाल की भाषा है। किस काल की भाषा है? आदिकाल की भाषा है। अगला प्रश्न, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? नोट करिए, कोंकणी। कोंकणी जो है गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? नोट करिए, कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? नोट करिए, वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, जिनमें से स्वर और व्यंजन 2 भागों में बटे हैं। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 44 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 44। अगला प्रश्न, अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? आइए थोड़ा सा समझते हैं अल्प प्राण क्या है। अल्प का यहाँ पर अर्थ है कम, प्राण का अर्थ है वायु, अर्थात हम कह सकते हैं जिन वर्णों को बोलते समय मुख से कम वायु निकले वो हमारे अल्पप्राण हैं, और जिन वर्णों को बोलते समय मुख से ज़्यादा वायु निकले वो महाप्राण में आते हैं। तो अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? नोट कर लीजिए। एक बात का और ध्यान देना है कि जो ये अल्पप्राण और महाप्राण हैं ये हमारे व्यंजन में आते हैं, ना कि स्वर में। तो ये अल्पप्राण और महाप्राण हमारे व्यंजन हैं। तो व्यंजन हमारे का वर्ग से शुरू होते हैं, जैसे हम लेते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। अब यहाँ पर हम आपको बता दें अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आएगा और महाप्राण में दूसरा और चौथा आएगा। तो यहाँ पर पहला कौन सा है? पहला का है। तीसरा कौन सा है? गा है। और इसके बाद पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा है? अंगा। तो ये हमारे अल्पप्राण होंगे। और महाप्राण कौन से होंगे? महाप्राण हमारे खा और घा होंगे। तो आप समझ गए होंगे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। एक बात यहाँ पर और ध्यान देना है कि अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजनों को भी शामिल किया गया। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं जिसको अल्प प्राण में शामिल किया गया है। महाप्राण को भी बता देते हैं। तो महाप्राण में ऊष्म व्यंजनों को शामिल किया गया है, जो कि हैं शा, खिटकोड़ वाला शा, और सा और हा। ये 4 जो हैं अंतस्थ ऊष्म व्यंजन हैं। और अल्प प्राण में कौन से अंतस्थ व्यंजनों को शामिल किया गया है? तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए होंगे, तो वहाँ पर बताना होगा वर्ण समूह। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया होगा, ये एक वर्ण समूह। तो वर्ण समूहों को हम वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर आपको टिक करना है। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ये शायद मैंने कल बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, वर्णों को ही ध्वनि कहा जाता है, ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ पर कल मैंने बताया था, शायद याद हो, पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये सब क्या है? हमारी पूर्वी हिंदी की बोली हैं। बाकी जो ऑप्शन में नहीं होगा वो हमारी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं होगी, वो हमारा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ण जो है घोष है? आइए हम थोड़ा सा घोष और अघोष के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं विस्तार से। जिस प्रकार से हमने अल्पप्राण और महाप्राण को समझा, उसी प्रकार से हम घोष और अघोष को भी समझेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ये बता दें कि घोष और अघोष एक प्रकार के व्यंजन हैं, और व्यंजन जो है का वर्ग से शुरू होता है। तो का, खा, गा, घा और जो है ये अंगा, ये हमारे क्या है? ये का वर्ग के हैं। इसी प्रकार से हमारे ज्ञानी तक होंगे ये वर्ण। तो का वर्ग से जो शुरू होता है ये हमारे व्यंजन है। अब यहाँ पर घोष और अघोष की बात करें तो घोष जो है तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय, चतुर्थ और ये पंचम, ये तीनों हमारे क्या हैं? ये घोष वर्ण हैं। और ये का, खा, ये हमारे क्या हैं? अघोष हैं। कौन से हैं? ये हमारे का, खा
का खा हमारे अघोष हैं और ये हमारे क्या हैं, घोष हैं। तो समझ गए होंगे घोष और अघोष वर्ण। घोष और अघोष का साथ में आपको ये भी बता दें कि घोष में सभी स्वरों को शामिल किया गया है। जितने भी हमारे 11 स्वर हैं उनको किस में शामिल किया गया है, घोष में शामिल किया गया है। और अघोष में 1 आगत व्यंजन और 3 ऊष्म व्यंजनों को शामिल किया गया। आगत व्यंजन कौन सा, फा वर्ग को, नुक्ते वाला फा को शामिल किया गया है और 3 ऊष्म व्यंजन को। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, शा, सा और हा को। इसको शा और खिटकोड़ वाला शा और ये सरवते वाले सा, इनको किस में शामिल किया गया, अघोष व्यंजन में शामिल किया गया है। तो आप समझ गए होंगे घोष और अघोष क्या क्या हैं। अगला प्रश्न, कौन स्वर नहीं है। वहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे। मैंने बताया है कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर कुल हमारे 11 हैं। आ ई उ ए, आ ई उ ए आय ओ आओ और रा पे ऋषि, ये हमारे 11 स्वर हैं। बाकी जो वहाँ पर ऑप्शंस में होगा वो हमारा स्वर नहीं होगा। अगला प्रश्न, उसको हमें टिक करना होगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, नोट करिए, अकरांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अकरांत। अगला प्रश्न, या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। अभी हमने बताया था अल्पप्राण और महाप्राण में या, रा, ला, वा जो थे उनको शामिल किया गया था अल्पप्राण में। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला प्रश्न, राम काव्य धारा के प्रधान कवि कौन हैं, नोट करिए, तुलसीदास। कौन है, तुलसीदास। अगला प्रश्न, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। जैसा कि हमने उपरोक्त क्लियर कर दिया है अल्पप्राण और महाप्राण को। अल्पप्राण एक व्यंजन है जो कि का वर्ग से शुरू होता है और ज्ञागानी तक जाता है। का, खा, गा, घा, अंगा। थोड़ा सा और समझ लेते हैं जिनको समझ में नहीं आया। तो अल्पप्राण मैंने बताया था प्रथम, तृतीय और पंचम, पहला, तीसरा और पाँचवा, पाँचवा ये है। पहला, तीसरा और पाँचवा ये हमारे क्या हैं, अल्पप्राण हैं। और साथ ही में अंतस्थ व्यंजन को भी शामिल किया गया है। या, रा, ला, वा ये हमारे क्या हैं, अल्पप्राण हैं। और खा और घा ये हमारे क्या हैं, महाप्राण हैं। तो समझ गए होंगे, वहाँ पर जो भी ऑप्शंस होगा वो हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दें, तालव्य ध्वनि मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग को तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा और ये इयाँ, ये हमारे क्या हैं, तालव्य ध्वनियाँ हैं। और मूर्धन्य जो है मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तालव्य ध्वनियाँ चा, छा, जा, झा, इयाँ और मूर्धन्य ध्वनियाँ जो हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी है। यहाँ पर आपको बता दें, दंत का अर्थ दांत से है, ओष्ठ का अर्थ होंठ से है। तो यहाँ पर दंत, दांत के ऊपर और नीचे वाला होंठ मिलकर के दंतोष्ठ बनता है, जो केवल एक ही ध्वनि बोली जाती है, वा। केवल व है, केवल वर्ण जो दंतोष्ठ से बोला जाता है, इसके अलावा कोई वर्ण नहीं बोला जाता। अगला प्रश्न, निम्न में दंत ध्वनि कौन सी है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए होंगे, बताना होगा दंत ध्वनि कौन सी। दंत का मतलब जो दांत से बोली जाती है, दंत ध्वनि है। जब हम बोलते हैं जैसे ता, था, दा, धा, ना, तो दांत भी लगते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊपरी जब क्या बोलते हैं, दंत, ऊपरी दांतों के निकट जो होता है वो दंत ध्वनि है। तो ता, ये था, ता, था, दा, धा और ये ना, ये सब हमारी पांचों क्या हैं, दंत ध्वनि हैं। मैंने बताया कि ऊपरी दांतों के जो निकट से बोली जाती है उसे दंत ध्वनि कहते हैं। ता, था, दा, धा, ना। अगला प्रश्न, हिंदी की ब ध्वनि बताना है कौन सी है। तो जैसा कि ओष्ठ से बोलने वाली ध्वनियाँ किस में आती हैं, बा वर्ग में आती हैं। पा, फा, बा, भा, मा ये ओष्ठ से बोलने वाली ध्वनियों में आते हैं। पा, फा, बा, भा और ये मा, ये क्या है, ओष्ठ से बोलने वाली ध्वनियाँ हैं और जो कि ये बा इसी में शामिल है। अगला प्रश्न, यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि बा ध्वनि किससे बोली जाती है, तो ओष्ठ से बोली जाती है।
महाप्राण वर्ण कौन सा है? उपरोक्त हमने ये प्रश्न करवा चुके हैं। महाप्राण वर्ण जिसे हम महाप्राण अल्पप्राण एक व्यंजन है जो का वर्ग से शुरू होता है। का, खा, गा, घा और अंगा, ये हमारे क्या हैं? ये सब का वर्ग से शुरू होते हैं और ज्ञा ज्ञानी तक जाते हैं। इन्हीं में से हमें अल्पप्राण और महाप्राण छांटना होता है। महाप्राण का अर्थ होता है हमारे मुख से निकलने वाली वायु का प्रवाह जो है ज़्यादा हो, अधिक हो, उसे प्राण मीन्स होता है वायु, महा मीन्स होता है ज़्यादा, अधिक, तो ज़्यादा हो वो हमारे क्या हैं? महाप्राण हैं। तो का, गा, अंगा ये हमारे अल्पप्राण थे और जो हमारा बचा खा और घा ये हमारे महाप्राण में आते हैं। और हमने बताया था, एक बात और बताई थी कि महाप्राण में ऊष्म व्यंजनों को भी शामिल किया गया। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, और ये खिटकोड़ वाला शा भी है, सरौते वाला सा, और ये हा, ये भी हमारे महाप्राण में शामिल हैं। अगला प्रश्न, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? यहाँ पर का वर्ग से जब हम शुरू करते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये यहाँ पर ये एक खा और घा ये महाप्राण भी है, घा वर्ग, और यहाँ पर आपको बता दें कि ये कंठ से बोली जाने वाली ध्वनि भी है। का, खा, गा, घा, अंगा ये क्या है? महाप्राण भी है और घोष व्यंजन भी है। हमने घोष व्यंजन में भी आपको शायद बताया था। तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये हमारे क्या हैं? ये हमारे घोष हैं। हमने बताया था उपरोक्त प्रश्न में हमने जब करवाया था, तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये हमारे घोषवर्ण हैं। और घा का उच्चारण स्थान पूछा तो ये कंठ से है। कहाँ से? कंठ से है। और ये क्या है? महाप्राण भी है। क्या है? महाप्राण। तो आपके 3 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें। अगला प्रश्न, कौन वर्ण घोष नहीं है? जैसा कि हमने बताया था घोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, तो यहाँ पर फिर से बताते हैं। का, खा, गा, घा और ये अंगा ये हमारे का, खा, गा, अंगा ज्ञा तक जाते हैं और इन्हीं में से हमें घोष और अघोष और महाप्राण अल्पप्राण छांटना होता है। तो हमने बताया था कि घोष व्यंजन जो है तृतीय, चतुर्थ और पंचम है। तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम ये हमारे क्या हैं? घोष वर्ण हैं। साथ में ही सभी स्वर जो हैं ये भी हमारे क्या हैं? घोष हैं। साथ में सभी स्वरों को जो है शामिल किया गया घोष वर्ण में। और यहाँ पर एक बात और बता दें कि 2 उत्क्षिप्त और 1 आगत, 1 ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन इनको शामिल किया गया है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से? ढा और अड़ा। और 1 आगत व्यंजन कौन सा? जा, नुक्ते वाला जा। और 1 ऊष्म व्यंजन कौन सा? हा को भी शामिल किया गया। साथ में अंतस्थ चारों व्यंजन या, रा, ला, वा ये सब हमारे किस में आते हैं? घोष व्यंजन में आते हैं। तो समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, जो इनमें से होगा वो हमारा राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं है। अगला प्रश्न, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? जैसा कि हमने बताया था पीछे, अल्पप्राण और महाप्राण में प्रथम, तृतीय, पंचम अल्पप्राण हैं। साथ में अंतस्थ व्यंजन को भी शामिल करना है और बाकी हमारे क्या हैं? महाप्राण हैं। तो समझ गए होंगे जो भी समूह में होगा, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा तक होते हमारे, तो यहाँ पर का, खा, गा, घा और ये अंगा, और फिर इसके बाद चा, छा, जा, झा ये इयाँ। तो इसमें हमें बताना है और इसी प्रकार से हमारे ज्ञा ज्ञानी तक होंगे। तो अल्पप्राण हमने बताया था कि प्रथम, तृतीय, पंचम, तो ये हो गया प्रथम, तृतीय हो गया और इसके बाद पंचम। तो ये जो भी हमारे वहाँ पर दिया होगा ऑप्शंस में वो हमारा राइट होगा। कागा अंगा दिया होगा ये राइट होगा, चाजा इयाँ दिया होगा ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि अंतस्थ व्यंजन होगा तो वो भी हमारा अल्पप्राण में शामिल है। अगला प्रश्न, अक्षयवट कहाँ पर स्थित है? जैसा कि सभी को पता होगा अक्षयवट इलाहाबाद, जिसे अब वर्तमान में नाम प्रयागराज का रखा गया है, प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम यहाँ इलाहाबाद आए थे, प्रयागराज आए थे, तो एक रात इसी वृक्ष के नीचे रुके थे और जाते समय इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि इस वृक्ष का कभी नाश नहीं होगा। इसी कारण से इसका नाम अक्षयवट पड़ा था। ये जिसको नहीं पता है वो भी जान लें कि अक्षयवट इस वृक्ष का नाम कैसे पड़ा। अगला प्रश्न, भारद्वाज मुनि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जो भी प्रयागराज में रहते हैं सभी को पता होगा, प्रयागराज में है। कहाँ है भारद्वाज मुनि का आश्रम? प्रयागराज में बालथन चौराहे के पास बना है भारद्वाज मुनि का आश्रम। अगला प्रश्न,
तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? नोट करिए, राजापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर में हुआ था। अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो आपको बता दें, छा छत्री और त्रा त्रिशूल, छा त्रा ज्ञा और ये श्रा, ये हमारे क्या हैं? ये संयुक्त व्यंजन हैं, जो कि छा बना हुआ है का और खिटकोड़ वाले सा से मिलकर, त्रा बना है ता और रा से मिलकर, और ज्ञा बना है गा और या से मिलकर। इसी प्रकार से ये श्रा बना हुआ है रा और आ से मिलकर, सॉरी सा, ये श्रा बना हुआ है सा और रा से मिलकर। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं 4, जो कि कितने हैं? 4 हैं, छा त्रा ज्ञा और श्रा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, अघोष वर्ण कौन सा है? आपको बता दें, अघोष एक प्रकार का व्यंजन है, जिनमें से हमने बताया था कि का वर्ग से लेकर ये ज्ञान तक जाते हैं। तो इसमें बताया था पहला और ये तीसरा, ये हमारे अघोष वर्ण है। साथ ही में एक आगत जो कि फा लिया गया नुक्ते वाला, और 3 जो हैं ऊष्म, शा, क्षा और सा, ये हमारे क्या हैं? अघोष वर्ण है, अघोष व्यंजन है। तो इनमें जो भी ऑप्शंस में होगा वो हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न, सॉरी स्टूडेंट्स, अघोष की यहाँ पर बात कर रहा है, ना कि घोष की। तो अघोष हैं हमारे का और खा, पहला और दूसरा, ये हमारे क्या हैं? अघोष व्यंजन हैं। बाकी ये तीनों क्या हैं? हमारे तीनों हमारे सघोष हैं। ओके, तो यहाँ पर अघोष की बात कर रहा है, ना कि सघोष की, घोष की। ठीक है, घोष और सघोष, सघोष ये दोनों एक ही हैं। अघोष की जब बात करें तो ये पहला और दूसरा व्यंजन का और खा, और साथ में नुक्ते वाला फा, और 3 क्या हमारे? ऊष्म व्यंजन, शा, सा और क्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञा ज्ञानी किन वर्णों से मिलकर बना है? उपरोक्त हमने प्रश्न शायद हमने गलत बताया था, हमने बताया था गा और या, लेकिन ये हमारा गलत है। गा और या से नहीं, ज्ञा ज्ञानी जा और इया से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? जा और इया से मिलकर बना है। और यहाँ पर एक हलंत भी लगेगा, तो ऑप्शंस में बिना हलंत वाला भी दिया रहता है, तो वो भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। और यदि हलंत दिया है जा में, तो हमारा ये क्या होगा? सही होगा। तो समझ गए होंगे ज्ञा ज्ञानी किन वर्णों से मिलकर बना है? जा और इया से। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका जो हम विच्छेद करेंगे, तो जो हमने बताया कि छा मिलकर बना है का और शा से, खिटकोड़ वाले शा से। तो हम जब इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कक्षा पढ़ते हैं। जब हम कक्षा लिखी होती है ये इस प्रकार से, इसको जब हम पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसको कक्षा नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है कक्षा पढ़ा जाता है। ये हमारी शुद्ध हिंदी है, कक्षा। ये क्या हो गई? कक्षा। तो यहाँ पर किससे? हिंदी शब्दकोश में कक्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हमेशा जब भी कक्षा की बात आए तो का वर्ण जो है पहले आता है, हमारा का वहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न, क्ष ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? हमने उपरोक्त बताया कि ये संयुक्त वर्ग के अंतर्गत आती है। किस वर्ग के अंतर्गत? संयुक्त वर्ग के अंतर्गत आती है क्ष। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी बोली जो है हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? हमने कल भी बताया था ये प्रश्न, और अभी इसी में बताया हुआ आगे। उपरोक्त जब वीडियो आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की अंतर्गत आती है, और पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो हमारी छत्तीसगढ़ी हो गई, और एक हो गई अवधी। कौन सी हो गई? अवधी हो गई, और एक हो गई बघेली। कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। समझ गए होंगे। और इनकी संख्या कितनी है? 3 है। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये हमने कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं। ये शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे? शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? कल हमने बताया था कि हिंदी की मुख्यतः 5 उपभाषाएं हैं। कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हमने बताया था? एक हो गई पश्चिमी हिंदी, और दूसरी हो गई पूर्वी हिंदी, और तीसरी कौन सी हो गई? बिहारी हिंदी, और इसके बाद चौथी हो गई पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ पर आपको बता दें, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 भाषाएं आती हैं।
सॉरी, यहाँ पर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पांच बोलियाँ आती हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली और बुंदेली हरियाणवी। तो यहाँ पर आपको बता दें, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। अगला प्रश्न, शा, क्ष, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कौन से कहते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देते हैं नासिक व्यंजन के बारे में। नासिक व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है उसे नासिक ध्वनियाँ कहते हैं। नासिक ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? पंचवर्गीय जो वर्ण होते हैं, काका, कागा, अंगा, चा, जा, जइया, टा, डा, डाड़ा, ता, दा, ना, ये ज्ञा तक जाते हैं। उनमें जो आखिर के पंचवर्ग हैं वो हमारे किस में आते हैं? नासिक व्यंजन में आते हैं। कौन सा आता है? अंगा और इया, इसके बाद अड़ा, इसके बाद ना, इसके बाद माँ। तो ये पांचों वर्ग जो हैं हमारे किस में? नासिक व्यंजन में आते हैं। अगला प्रश्न, गीता में कितने श्लोक हैं? नोट करिए, गीता में 700 श्लोक हैं और यह वेद व्यास द्वारा रचित है। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा रचित है गीता। अगला प्रश्न, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? नोट करिए, ग्रियर्सन ने। किसने? ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी थी, जिसे उपाधि भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जब मैंने कल बताया था कि हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और यदि विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो वो 10 जनवरी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, विकल्प दिए होंगे। इससे पहले आप जान लीजिए, ओष्ठ अर्थात इसे हम कह सकते हैं दोनों होठों से जो बोली जाती है ध्वनियाँ, उसे क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण में आते हैं। दोनों होठों से बोली जाने वाली ध्वनियाँ ओष्ठ वर्ण में आती हैं। तो दोनों होठों से कौन सी ध्वनियाँ बोली जाती हैं? पा, फा, बा, भा, मा। तो ये पा वर्ग जो है सब ये ओष्ठ वर्ण हैं, और जो यहाँ पर शामिल नहीं होगा वो हमारी ओष्ठ ध्वनि नहीं होगी, तो हमारा राइट होगा। यहाँ पर नहीं पूछा है ना, इसलिए। अगला प्रश्न, हिंदी की श ध्वनि है, यहाँ पर बताना है कि हिंदी की श ध्वनि किस में आती है। यदि वहाँ पर दिया होगा तालब तो आप तालब को टिक करेंगे, और यदि आपको वहाँ पर दिया होगा स्पर्श में तो स्पर्श को भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं देंगे, या तालब को दे देंगे या स्पर्श को दे देंगे। तो यहाँ पर तालब में कौन कौन सी ध्वनि आती है? मैंने बताया था कि शा, सा, शा, सॉरी स्पर्श में आती हैं शा, खिटकोड़ा वाला शा, और सा, हा, ये स्पर्श में आते हैं, और तालब में केवल शा और या आते हैं। तो यहाँ पर जो भी दिया होगा वो ऑप्शन में आपको टिक करना होगा। शा ध्वनि कौन सी है? तालब भी है और स्पर्श भी है। अगला प्रश्न, निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का वर्ग जो है पहला ही हमारा, ये सब कंठ ध्वनियाँ, का, खा, गा, घा, अंगा, ये कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न,